महंगाई में इजाफा लेकिन बेरोज़गारी में कमी आएगी। पेट्रोलियम लेवी और बिजली टैरिफ में शेड्यूल के मुताबिक इजाफा करना होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को यूक्रेन की जंग से पैदा मनफी हालात की वजह से नुकसान पहुंचा। मुकामी चैलेंजेस और पॉलिसीज़ की वजह से भी नुकसान हुआ। IMF का मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने और अदम तवाज़ुन दूर करने पर भी जोर। तो ये वो बहुत सारी चीज़ें जो कि एलामी में शामिल थी, जो हमने आपको बताई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा किया। उनका ये कहना कि मुल्की मईशत के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम बहाल होना मस्बत पेशरफ्त है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। इससे पाकिस्तान के दिवालिया होने का ख़तरा टल चुका है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा है कि दुआ है कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो, आइंदा इसकी ज़रूरत ना रहे। और एक बार फिर IMF को खुदा हाफिज़ कहें। हमारी भी यही दुआ है कि आइंदा हमें कभी IMF के पास ना जाना पड़े। लेकिन अगेन वही कि अगर हमारी सियासत स्टेबल नहीं होगी फैसल, तो किस तरह से हमारी मईशत स्टेबल होगी। अच्छा, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर मौशी तजियाकार और सीनियर इकोनॉमिस्ट हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। वालेकुम सलाम। हफीज़ साहब, ये बिल आखिर हमें ना करते हाँ करते ये किस्त अब IMF जो है देने के लिए रजामंद हो गया है। सर मुझे बताइए, शॉर्ट टर्म रिलीफ तो सबसे पहले क्या मिलने जा रहा है लोगों को? देखिए, इंशाअल्लाह होगा ये कि जब वो पैसे आएंगे, रिजर्व हमारे हद से ज्यादा कम हो चुके थे। आपको तो अंदाजा होगा कि 8 अरब डॉलर से भी कम हो गए थे। अब ये 9 अरब डॉलर से ऊपर चले जाएंगे, तो वक्ती तौर पर रुपए थोड़ा सा मुस्तकम हो सकता है। आने वाले दिनों पर ये मुंतजर है कि अब ये सैलाब का जो नुकसान हुआ है उसका हमारे माशी हालात पे क्या असर होता है, वगैरह वगैरह। वक्ती तौर पर कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़, वज़ीर आज़म बहुत पुरुम्मीद हैं कि हमें आगे आने वाले वक्त में दोबारा IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डू यू रियली थिंक वो ऐसी कोई पॉलिसियाँ बना सकते हैं कि आने वाले वक्त में नेक्स्ट टाइम हम वाकई खुदाफिज कह रहे हैं IMF को, दोबारा हमें IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 1988 से लेकर आज तक पाकिस्तान 23 IMF के प्रोग्राम्स में जा चुका है, दुनिया का शायद नंबर 1 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें तो एक लिहाज से आदत सी हो गई है कि हम 2 साल 3 साल IMF के प्रोग्राम में रहते हैं, फिर निकलते हैं और फिर हमारे शरह नमू में इजाफा होता है, दरामदाद जो है वो इतने बढ़ते नहीं हैं, बरामदाद बढ़ जाते हैं, वगैरह वगैरह, और फिर हम वापस चले जाते हैं। देखिए, अब इस पे मुंतजिर है कि पाकिस्तान वाकई अगले 1-1.5 साल में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाने में कामयाब होता है या नहीं। अगर हम कुछ कामयाबी हासिल करते हैं और हमारे एक्सपोर्ट अगले 3 साल 50 अरब डॉलर से ऊपर चले जाएं अल्लाह के फजल से, तो फिर शायद काफ़ी अरसे के लिए हम खुद कफील रह सकते हैं। अच्छा हफीज़ साहब, ये तो अब एक शॉर्ट टर्म वाले जो मामला थे, हो सकता है उसमें थोड़ी सी बेहतरी भी आए हमें और कुछ सुकून का सांस ले, बट इससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसका रेपरकशन क्या होगा? जिसका मतलब ये है कि जी बिजली का टैरिफ, पेट्रोलियम लेवी आपको शेड्यूल के मुताबिक बढ़ाते रहना होगी। सिर्फ थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए, कितने अरसे तक आवाम को ये लेवी का बढ़ना, टैरिफ का बढ़ना बर्दाश्त करना पड़ेगा? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे करना तो आवाम नहीं है। देखिए, मुझे इस मामले में अब बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ना सिर्फ आपने को पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाना है और जनवरी तक तकरीबन इसको 50 रुपए फी लीटर तक पहुंचाना है, दूसरी तरफ आपने ये भी IMF के साथ तय किया है कि गैस की कीमतों में तकरीबन 50% इजाफा, और आपका जो बिजली का टैरिफ है, बेस टैरिफ जिसे कहते हैं, वो शायद 9 रुपए इजाफा करना पड़ेगा कुछ महीनों में। ठीक है। ये सब चीजें जब एक वक्त पे होंगी, तकरीबन 3-4 महीने में सारा स्प्रेड होगा, तो अफराद की दर की रफ्तार जो इस वक्त तकरीबन 25% तक पहुंच चुकी थी जुलाई के महीने में, मुझे अच्छा ये है कि ये बढ़ेगा और जनवरी के बाद में कुछ कमी आ सकती है। IMF ने खुद अपने प्रोजेक्शन में ये कहा है कि आज कि पाकिस्तान की जो शरह नमू जो है वो सिर्फ
3-3.5% और आपकी अफरात ज़र की रफ्तार कम अज कम 20%। मेरा अंदाजा है कि खुदा न खास्ता इससे भी ज़्यादा होगा। ओके अच्छा सर, IMF अपने एलामी में ये कह रहा है कि रवां माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 22 करोड़ तक हो सकते हैं, जबकि इस दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह, यानी वो महंगाई जिसका हर कोई सवाल कर रहा है, 19.9% तक रह सकती है। यानी अब आवाम को तैयार रहना है कि अभी भी महंगाई कम होने की कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल नहीं, और अनकरीब इजाफा होने का खतरा है। जिस तरह मैंने अभी कहा कि बहुत सी चीज़ों में अभी भी इजाफों की ज़रूरत है कीमतों में। और फिर आप ये भी तो सोचिए ना कि सैलाब की वजह से जो ख़ास तौर पे जो सब्जियां वगैरह हैं और खाने पीने की चीज़ें, इसमें तेज़ी से इजाफा होगा, इसलिए कि शॉर्टेजेस पैदा हो जाएंगी और वो सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मुझे तो परेशानी ये है कहीं खुदा न खास्ता ये अनकरीब 30% से भी ऊपर न चले जाए। अच्छा सर हफीज़, मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अपने इस सिचुएशन को अच्छे से पुश कर सकता था? यानी कि इट्स ओके कि हम ऑलरेडी IMF के प्रोग्राम में थे एंड वी वर हाफ देयर एंड हाफ है, लेकिन फिर सैलाब वाले मामलात आ गए। क्या हम इस चीज़ को, मैं ये नहीं कह रहा जवाज़ बना के, लेकिन ये एक रियलिटी है, क्या इस रियलिटी को हम डिप्लोमेटिकली उन ऑर्गेनाइजेशंस के सामने ले जा सकते थे और कह सकते थे कि प्लीज़ इतनी ज़्यादा अभी इकोनॉमिक हमारे ऊपर पाबंदियाँ नहीं, लेकिन इतनी सख्तियाँ ना लगाएं बिकॉज हम ऑलरेडी टर्मोइल में हैं? जी आप बिल्कुल मुनासिब कह रहे हैं। देखिए आने वाले दिनों में जब हमारा नवा रिव्यू का सिलसिला शुरू होगा IMF के साथ, तो हमें ये उनसे कहना पड़ेगा कि देखिए बहुत से टारगेट अब बहुत गैर मुमकिन से हो गए हैं, इसलिए कि जो सैलाब का बहुत गहरा असर पड़ा है। आज आपने देखा होगा हमारे मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग ने कहा है कि पहला ही एस्टिमेट 10 अरब डॉलर का नुकसान है पाकिस्तान जी, ये बहुत बड़ा नुकसान है। एग्जैक्टली। और इसलिए साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं, खास तौर पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, आपका यूनिसेफ वगैरह, सब ऐसे प्रोग्राम से हमें अपना रिश्ता जो है और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि कुछ रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में भी सपोर्ट मिले। और साथ साथ हमें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कहना पड़ेगा कि रिहेबिलिटेशन के लिए हमें स्पेशल लोन फैसिलिटी की जरूरत है। और आखिरी बात यह है कि अगर जरूरत पड़े तो IMF से भी हम इमरजेंसी फाइनेंसिंग ले सकते हैं जब आपके यहाँ एक बड़ा नेचुरल डिजास्टर हो।